तो राज्य का जो सप्तांग सिद्धांत का जो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट प्रकृति है या अंग है वो है स्वामी। अगर अब मैं हायरार्की पिरामिड में समझाऊं आप सबको, तो देखिए जो टॉप पे है वो आपका होगा स्वामी। स्वामी कौटिल्य के अनुसार देखिए जो मोनार्कल सिस्टम है, जो ये जो यानी जो राजतंत्र व्यवस्था है, वो एक आदर्श के स्वरूप में, यानी वो राजतंत्र में ज़्यादा विश्वास रखते हैं ना कि गणतंत्र में। ठीक है। और इसीलिए स्वामी को सबसे हाईएस्ट पोजीशन मिला हुआ है राज्य व्यवस्था के अंतर्गत। अब एक चीज यहाँ पे ये समझिए कि देखिए जो स्वामी जो शब्द है ना वो आपका स्वयं से आ रहा है। स्वयं का मीनिंग क्या होता है? सेल्फ डिटरमाइनिंग। क्या है? सेल्फ, आत्मनिर्णय, मतलब अपने आप निर्णय लेने वाला ऐसा व्यक्ति जो चीजों को अच्छे से समझता हो, स्वयं निर्णय लेने की कैपेबिलिटी हो, वो दूसरों पे आश्रित ना हो। जो स्वामी है वो क्या है? स्वामी स्वयं लगाए गए प्रतिबंधों का पालन करता है, अपने ऊपर प्रतिबंध, अपने निर्णयों के हिसाब से चलने वाला, अपने आप को डिटरमाइन कर लेना, दूसरों के शासन के अधीन नहीं, अपने शासन के अंदर वो अपने ऊपर सेल्फ इंपोज रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, अपने आप को नियंत्रित करता है। अपने आप को नियंत्रित करने के बाद वो राज्य को नियंत्रित करता है। और जो स्वामी है वो किस चीज का सिंबल है? स्वामी सिंबलाइजेस लीगल एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड पावर। एक विधि, राजनीतिक सत्ता के बारे में बताता है, शक्ति का प्रतीक है जो स्वामी जो है, लीगल एंड पॉलिटिकल पावर का प्रतीक है स्वामी। उसके बाद जो कौटिल्य है उनकी कुछ क्वालिटीज के बारे में जिक्र करते हैं कि जो एक आइडियल जो स्वामी है उसकी कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। वो स्वभाव में बड़ा आकर्षक हो, उसकी बुद्धिमत्ता और इंट्यूशंस, उसका बोध बहुत अंतर्ज्ञान बहुत उच्च उच्च दर्जे का हो। क्वालिटीज ऑफ ह्यूम इंटेलेक्ट एंड इंट्यूशंस। इंट्यूशंस होता है कि पहले की चीजों को भाप जाना, इंट्यूट हो जाना, उसको अंतर्ज्ञान हो जाना कि ऐसा होने वाला है, ऐसा संभव हो सकता है। क्वालिटी ऑफ एंथुजियाज्म, हमेशा उत्साहवर्धी हो, आत्मसंयमी हो। क्वालिटी ऑफ सेल्फ रिस्ट्रेन एंड स्पिरिट, आत्म संयम हो व्यक्ति। ये कुछ क्वालिटीज और भी कि वो तो इस तरीके से बात करते हैं कौटिल्य कि राजा का गुण शेर की तरह निडर होना चाहिए, और जो फॉक्स है, जो लोमड़ी है, उसकी तरह चालाक भी होना चाहिए। तो सभी का समाहित होना चाहिए। केवल और केवल ये जो स्वामी का जो पद है इसको पारंपरिक दृष्टि से और आगे की ओर बढ़ाते हैं कौटिल्य, कि केवल और केवल राजा का काम लोगों को दबाना नहीं है, लोगों को कंट्रोल नहीं करना है। उसके पास ऐसे सद्गुण है, ऐसे वर्चूज है जिससे वो राजा बनने लायक है, जो कि आम नागरिक में नहीं दिखता है। यहां तक कि वो ये भी बात बोलते कि जो स्वामी है उसको प्रजा को अपने स्वरूप मान के शासन करना चाहिए, कि यदि प्रजा में अगर कोई व्यक्ति भी असंतुष्ट है किसी राज्य की वजह से, तो राजा का दायित्व है कि वो खुश नहीं रह सकता। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। ये बात करता है कि जो स्वामी है उसका जो हैप्पीनेस है वो कहां पे है? वो लोगों के कल्याण में है। तो यहां पे कौटिल्य उसको डेस्पोट नहीं बनाना चाहते, निरंकुश नहीं बनाना चाहते, उसको एक क्रियाशील बनाना चाहते हैं कि वो निरंतर प्रजा की भलाई के लिए, प्रजा के उत्थान के लिए काम करता रहे।
और उसी प्रकार जो कौटिल्य है उसको उसके जो काम है उसको दो दो संदर्भों में बांटते हैं जो स्वामी के। एक होता है, एक जो जो स्वामी है यानी जो किंग है उसको स्वामी, एक तो है प्रोटेक्टिव फंक्शंस, सुरक्षात्मक या संरक्षणात्मक कार्य, संरक्षणात्मक कार्य या फिर सुरक्षात्मक, जिसमें प्रोटेक्टिव फंक्शंस में क्या हुआ, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, कि कानून व्यवस्था का ध्यान रखेगा राज्य में, प्रिवेंट वायलेंस, हिंसा को रोकेगा, अवॉइड डेंजर्स, खतरों को टालेगा, जो आने वाले जो खतरे हैं उन सबको टालेगा, कमांड द आर्मी, आर्मी को कंट्रोल करेगा, उसको कमांड देगा, जो लोगों की शिकायतें हैं उसको दूर करेगा, उसका निवारण करेगा, रेड्रेस करेगा, जो जितना भी ग्रीवियंसेस हैं पीपल्स का, जितनी भी शिकायतें उन सबको दो, और जो गलत कर रहे हैं, जो रॉन्ग डूअर्स हैं, जो उनको पनिश करेगा, जो भी अधर्म कर रहे हैं। और वो किस तरीके का शासन करेगा, एकदम इम्पार्शियल, कि किसी का भी पक्षपात नहीं करके निष्पक्ष शासन करेगा। और किस आधार पे करेगा, वो अपनी मर्जी से नहीं, कि देखो कौटिल्य सबसे ऊपर रख रहा है राजा को, तो इसका मतलब ही नहीं कि वो अपनी मर्जी से, जितनी भी सेक्रेट्स बुक्स है, स्मृति है, श्रुति है, जो भी एविडेंस है, हिस्ट्री है, जो लॉज हैं, उसके हिसाब से शासन करेगा। तो ये जो स्वामी है ये उसके प्रोटेक्टिव फंक्शंस है, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, प्रिवेंट वायलेंस, अवॉइड डेंजर्स, कमांड द आर्मी, पीपल्स रेड्रेस द पीपल्स ग्रीवियंस, पनिश रॉन्ग डूअर्स, इम्पार्शियल जस्टिस। और जो दूसरा जो फंक्शन है राजा का वो है प्रमोटिव फंक्शंस। पहला हो गया प्रोटेक्टिव और दूसरा हो गया आपका प्रमोटिव। कि प्रमोटिव फंक्शंस क्या होंगे, कि जो राजा है वो क्या करेगा, जो लोगों के अंदर मॉरल्स हैं, जो मटेरियल हैप्पीनेस है उसको आगे बढ़ाएगा, लोगों की नैतिक और भौतिक खुशियों को आगे बढ़ाएगा, जो नागरिक हैं उसको इनेबल करेगा कि वो अपने जितने भी अपने प्रयास हैं, इंडिपेंडेंट प्रयास, जो जिस चीज़ में कार्य कर रहा है, स्वधर्म का पालन कर रहा है, तो उसको वो करे, अपने जितने भी स्वतंत्र प्रयास है उसको आगे बढ़ाए। यानी जो भी व्यक्ति कुछ करना चाहता है अपने मन का वो कर सके, जब तक वो धर्म की बाउंड्री में है। उसके बाद जो तीसरा है जो प्रमोटिव है, मेंटेन यूनिटी एंड सॉलिडेरिटी अमॉन्ग पॉपुलेशंस, जो लोगों के बीच में, जनता के बीच में एकजुटता बनाए, ठीक है, और जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो पुण्य कर रहे हैं, उनको वर्च्यूज दे। या फिर जैसे आज के टाइम पे देखिए कि जैसे भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया, ये सब क्या रिवॉर्ड्स ही तो है कि जो लोग अच्छा कर रहे हैं तो उनको सम्मान मिले। जो एग्रीकल्चर है उसको प्रोत्साहित करे, फोस्टर करे और अच्छे से इंडस्ट्री को आगे बढ़ाए, जो कला है उसको आगे बढ़ाए। ये सब प्रमोटिव कार्य है। उसके बाद क्या है, रेगुलेट द मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, कि यानी जो वस्तु है, जो जो जीवन यापन करने के लिए जो मीन्स है, जो आम नागरिकों के लिए जरूरी है, उन सबको रेगुलेट करे। जैसे लेबरर्स हो गए, आर्टिशंस हो गए। तो ये दो कार्य मिलके राजा के कौटिल्य स्वामी के बताते हैं कि दो संदर्भों में हम जो स्वामी है उसके कार्य को समझ सकते हैं। एक तो प्रोटेक्टिव हो गया, दूसरा प्रमोटिव हो गया, यानी प्रचारात्मक कार्य, कि वो प्रमोट करेगा लोगों को, लोगों की खुशहाली के लिए ऐसे ऐसे प्रयास करेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल कि देखिए अगर आज के टाइम पे समझे तो जो प्रोटेक्टिव फंक्शंस हैं उसको हम समझ सकते हैं फंडामेंटल राइट्स, कि ये काम तो करना ही है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। और जो प्रमोटिव है वो आप ये समझ लीजिए DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी।
यही तो है, मेंटेन। ये कोई जरूरी नहीं है मगर प्रमोटिव है, प्रमोट करना है। इस संदर्भ में भी आप समझ सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप इस बात से सहमत हो, मगर इस संदर्भ में भी आप समझ सकते हैं। आगे कौटिल्य बात करते हैं जो जो स्वामी है उसको तीन प्रकार से उसको शक्ति, तीन जगह से या तीन सोर्स से उसको पावर्स डिराइव होती है। सबसे पहली है प्रभु शक्ति, जिसमें बोलते हैं आर्मी और ट्रेजरी, आर्मी या खजाना, उसके ऊपर उसकी प्रभु सत्ता या प्रभु शक्ति है। दूसरी है मत शक्ति, एडवाइस फ्रॉम वाइज मैन पर्टिकुलरली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और तीसरी जो है उत्साह शक्ति, जैसे क्रेजमेटिक फिगर, कोई कोई करिश्माई व्यक्ति। इन तीन जगहों से जो स्वामी है उसको शक्ति। और जिसमें कौटिल्य बताते हैं कि जो मत शक्ति है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जो आपकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जो 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 ग्रुप है वाइज मैन का, मतलब जो प्रबुद्ध लोगों का जो ग्रुप है, उससे हमेशा राजा को शक्ति प्राप्त मिलेगी ही मिलेगी, या उस राजा को उसकी वहां से अपनी शक्ति को सुनिश्चित करना ही है। यदि जो अमात्य है या जो 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 परिषद है, अगर वो ही राजा में विश्वास नहीं रखेगी तो राजा के पास शासन करने के लिए कोई भी नैतिक उत्तरदायित्व नहीं रहता है, मॉरल कोई ग्राउंड ही नहीं है। तो जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बोलते हैं जो कौटिल्य है वो मत शक्ति है, उसके बाद प्रभु शक्ति और उत्साह शक्ति। अगर आज के टाइम में देखेंगे तो देखिए नो डाउट, जैसे आज के टाइम पे देखिए जो हमारे पीएम है उनके पास एक उत्साह शक्ति अलग ही प्रकार की है कि वो उनको देश नहीं विदेश में भी जाना जा रहा है। दूसरी तरफ उनके पास मत शक्ति एकदम स्पष्ट रूप से है। मत शक्ति यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सब, अगर पीएम ने कोई एक चीज एक स्कीम का ऐलान कर दिया तो दूसरी कोई भी एजेंसी या फिर जो कोई दूसरी मिनिस्ट्री उसको मतभेद नहीं पैदा कर सकती उस चीज में। तो मत शक्ति हम कह सकते हैं कि उत्साह शक्ति से भी ज्यादा उनके पास मत शक्ति भी है। उसके बाद प्रभु शक्ति कि कैसे वो जो सेना है, खजाना है, उसको कैसे निरंतर बढ़ा रहे हैं, या जो फॉरेक्स रिजर्व है वो किस तरीके से बढ़ रहा है, वो आगे आती है, बाद में आती है। तो मत शक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौटिल्य भी इसी बात की ओर हमारा ध्यान ले जा रहे हैं। और आगे कौटिल्य भी यही बात करते हैं कि देखिए केवल राजा के ऊपर जो स्वामी है उसी के ऊपर हम राज्य को निर्भर नहीं कर सकते। वो इंपॉर्टेंस देते हैं अपने अर्थशास्त्र में, थ्योरी ऑफ स्टेट में ये बोलते हैं कि नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंस्टीट्यूशंस का भी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो आगे जाके लिमिट भी करता है राजा को लिमिट भी करता है, वो लिमिटेशंस भी लगाता है स्वामी के ऊपर। और इसी में हम ये देखते हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है प्लेड अ क्रूशियल रोल इन गवर्नेंस इन एंशिएंट टाइम। क्यों? कि वो राजा को एक तो लीड भी करता है और साथ में रिस्ट्रेन भी करता है, लिमिट भी करता है राजा को। जो स्वामी है लगभग जितने भी फैसले उसे लेने हैं लगभग उसे ज्यादातर वो मंत्री परिषद के सामने प्रेजेंट करता है और उनसे एडवाइस लेता है कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। और परिषद भी क्या है, दो तरीके की परिषद है, एक इनर कैबिनेट है और एक आउटर कैबिनेट है। इनर में कौन कौन से लोग आ गए? इनर कैबिनेट में आपके जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं प्रांतों के, जो जितने भी महापंडित हैं, मिलिट्री के कमांडर्स हैं, और जो युवराज है, क्राउन प्रिंस, इन सब से सलाह, मतलब इनर कैबिनेट हो गया। आउटर कैबिनेट में जितने भी मेंबरशिप्स हैं वो कोई फिक्स्ड नहीं है, बट जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं और इन सबको छोड़ के जो प्रमुख है राज्य के लिए उनकी एडवाइस। कोई भी एसोसिएशन हो सकता है उस समय, या कोई संगठन हो सकता है। तो दोनों तरीके से देखते हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो दो हैं, एक इनर कैबिनेट, एक आउटर कैबिनेट। और राजा को जो फैसला लेता है वो इन सब की सहमति से भी लेता है। आगे हम देखते देखिए जो कौटिल्य हैं उन्होंने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया डिवाइन ओरिजिन ऑफ
स्टेट मोनार्क का, कि कोई जो जो स्वामी है वो देवीय है, उसका देवीय आधार है, या ईश्वर ने उसकी रचना करी है। नहीं, कौटिल्य बोल रहे हैं कि नहीं, वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है गॉड्स का। जो मोनार्की है वो क्या है, एक मानव के द्वारा संचालित संस्था है। मतलब जो मानव है उसने क्रिएट करा है राजतंत्र को, ना कि भगवान या ईश्वर ने करा है, और उसको मानव के द्वारा ही आगे क्रियान्वित किया जाएगा। और जो ये जो इसका जो हेड होगा, जो 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 व्यक्ति जो हेड है, वो जो ये जो ऑर्डिनरी ह्यूमंस है इन सबसे आगे बढ़कर होगा, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, जो जो समाज की जो स्वधर्म है उसको स्थापित कर पाए, धर्म को स्थापित कर पाए, उसका जो मॉरल्स होगा वो बहुत हाई होगा। ऐसा व्यक्ति राजा बनना चाहिए। और जो राजा का जो जीवन है वो द लाइफ ऑफ किंग्स इज कंप्लीटली पब्लिक। कोई उसमें प्राइवेट नहीं है। ये नहीं बोल सकता है कि राजा कि नहीं अब मेरे को छुट्टी चाहिए और इतने दिनों के लिए मैं बाहर जा रहा हूं घूमने, नहीं, कंप्लीटली पब्लिक है। उसके जितने भी एक्शंस हैं वो सब स्क्रूटनी में है, स्क्रूटनी में है, मतलब उसके ऊपर जांच हो सकती है उसकी जितनी भी एक्शन। और किंग को या स्वामी को हमेशा राजधर्म का पालन करना पड़ेगा कि राजधर्म क्या कहता है। उसको जितना भी 4 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज जो हमने बात करा, अन्वीक्षिकी, त्रियी, तीनों वेदों का ज्ञान, उसके बाद दंड नीति, अर्थशास्त्र, इन सब का ज्ञान होना चाहिए। 4 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज का ज्ञान होना चाहिए। और राजा को अपने ऊपर संयम होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। उसकी जितनी भी ये जो 6 एनिमीज की बात करी गई है, जैसे काम, लस्ट, काम, क्रोध, लोभ, मद एंड हर्ष, इन सब से ऊपर उठे रहना चाहिए कि वो ज्यादा इंजॉय वाला व्यक्ति ना हो, मन की बात ज्यादा वो ना करता हो, लोभ ज्यादा ना हो, क्रोध ज्यादा ना हो। इन ये 6 जो एनिमीज है इन सबसे ऊपर उठना चाहिए। क्या है? काम, वासना, क्रोध, लोभ, मन, घमंड, मद, अहंकार, हर्ष। ज्यादा अधिक आनंदवादी ना हो कि राजा नशे में डूबे हुए हैं, नृत्य देख रहे हैं, नहीं, इन सब से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। यानी ऑर्डिनरी ह्यूमन से उसका मॉरल स्टैंडर्ड बहुत हाई होना चाहिए। और जो राजा का जीवन है, कौटिल्य अगर देखेंगे आप सब तो बहुत नियंत्रित कर रखा है स्वामी को। उसकी जो जीवन जो डे है उसको 4 निकायों में बांट रखा है, और हर निकाय में मतलब यानी एक व्यक्ति के 12 घंटे होते हैं, तो 12 घंटे में से हर घंटे को बांट, हर चौथे हिस्से को बांट रखा है एक पर्टिकुलर टास्क के लिए। तो बहुत नियंत्रित है जो कौटिल्य का जो स्वामी है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट जो अंग है वो है अमात्य। देखिए अमात्य ना यहाँ पे एक हेड भी हो सकता है, उसके बाद एक इंस्टीट्यूशंस भी हो सकता है। इंस्टीट्यूशन के अंदर मंत्री आ जाएंगे, फिर युवराज भी आ जाएंगे इसी के अंदर, और अमात्य जो हाई प्रीस्ट हैं, जो न्याय अधिकारी हैं, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए जो अमात्य हैं तो ये मान के चलिए कि मोटा मोटी एक तो मंत्री के तौर पे इन्होंने गठित होंगे, मंत्री, और दूसरा है अमात्य, यानी जो भी आपके हेड होंगे या फिर जो ज्ञानी व्यक्ति होंगे। तो मंत्री के लिए इन्होंने बोला कि 3-4 मंत्री होने चाहिए, जो भी जैसे न्याय हो गया। उनके लिए बोला कि हेरिडिटरी होने चाहिए, वंशानुगत होने चाहिए, ये नोबल होने चाहिए, अच्छे व्यक्ति होने चाहिए, इनका करेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए। इनका परीक्षा लिया जाता था मंत्रियों का कि टेस्ट ऑफ करेक्टर होगा, टेस्ट ऑफ वर्च्यूज होगा। ठीक है, और जो अमात्य है इनका ये देखा जाता था कि इनका जो टेस्ट होता था, इनका मेरिट क्या है, कैपेबिलिटी क्या क्या है इनकी, तो इस आधार पे।
तो अमात्य रेफर्स टू द हाई ग्रेड मिनिस्टर इन नैरो सेंस, ठीक है, हाई उच्च श्रेणी के जो मिनिस्टर्स हैं उनको हम समझ सकते हैं। बात करें जैसे बहुत सारे जो अमात्य के लिए जो क्वालिफिकेशंस हैं, स्पेसिफिक क्वालिटीज़ होनी चाहिए। जो डिजायर्ड क्वालिटीज़ हैं वो क्या है, अमात्य को हमेशा मोरल, एथिकल, प्योर होना चाहिए, प्योरिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए। क्योंकि देखिए स्वामी के पास जस्ट सेकंड पद है उसका हायरार्की में। फाइनेंशियल मैटर्स का ज्ञान होना चाहिए, गुड कैरेक्टर होना चाहिए। अमात्य शुड बी अ नेचुरल सिटीजन्स, कि उसी राज्य का होना चाहिए, नोबल ओरिजिन होना चाहिए, फ्री फ्रॉम वाइसेस होने चाहिए, ठीक है, दोषों से मुक्त होना चाहिए, किसी भी तरीके का कोई केस नहीं चल रहा हो, और जो उसकी मेमोरी हो बड़ी शार्प हो अमात्य की। फ्रेंडली नेचर होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, इंड्योरेंस होना, सहनशीलता होनी चाहिए उस व्यक्ति के अंदर, बहुत पेशेंस होना चाहिए। तो इसी ऐसे अमात्यों के समूहों के बारे में कौटिल्य बात करते हैं जिन पे भरोसा किया जा सकता है। तो ये जो जितने भी अमात्य हैं ये केवल और केवल एडवाइस देने के लिए नहीं है राजा के, बल्कि जो राज्य के जो सीक्रेट्स हैं, जो सीक्रेट वार्ता है, गोपनीयता, उसको भी बनाए रखे। अब जो ये जो तीसरा कंपोनेंट है जनपद, देखिए जनपद अगर हम बृहस्पति में देखें तो राष्ट्र की बात कर रहे हैं, वो भी सेम अर्थशास्त्र ट्रेडिशन ही है, मगर यहाँ पे जो कौटिल्य है वो जनपद यानी लोग और टेरिटरी, या लोग और सीमाएं, वो क्षेत्र, वो भौगोलिकता। तो टेरिटोरियल सोसाइटी का कंसेप्शन आ रहा है कि टेरिटरी के अंदर जो जो लोग हैं, जो जो जन हैं, तो जैसे कि अगर हम देखें इसी संदर्भ में जो डी.आर. भंडारकर हो गए, आर.एस. शर्मा हो गए, बिलीव्स दैट कौटिल्यास जनपद इनकम्पासेस नॉट ओनली टेरिटरी बट ऑल्सो पॉपुलेशंस। तो पॉपुलेशन को लेके आ रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कौटिल्य के अंदर। तो कौटिल्य जिक्र भी करते हैं कि आउटलाइन करते हैं एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोस्परस जनपद, वो किस तरीके की भौगोलिकता होनी चाहिए, किस तरीके का जनपद होना चाहिए, ऐसा जनपद होना, ऐसी क्षेत्र होने चाहिए, ऐसी भौगोलिकता हो जो अकोमोडेटिव हो और सपोर्टिव हो लोगों के लिए, जहां पे जीवन निर्वाह करना आसान हो, जहां से हम लोगों को बचा सकते हैं, स्टेट एनिमीज जो जो अन्य राज्य हैं उनके आक्रमण से बचा सके। ऐसे ऐसी चीजों का निर्माण बताने की कोशिश करते हैं कि जिससे जो जीवन है लोगों का, जो नागरिक का, वो आसान हो सके, लोगों को काम मिल सके। ऐसा नहीं हो एकदम उबड़ खाबड़ जगह हो या फिर जो कुछ भी उपजाऊ ना हो, ऐसा नहीं, ऐसी जनपद की बात नहीं करते, ऐसी भौगोलिकता की बात नहीं है, बल्कि एक हाई कल्टीवेशन टेरिटरी होना चाहिए, जो नेबर हो, पड़ोसी हो, वो भी बड़े सभ्य हो, एक जैसे उपजाऊ भूमि हो, जिससे कि जो राजा है वो लीज पे दे सकता है और जो रिवेन्यू है, जो कर है, वो उत्पन्न कर सकता है। उसके बाद जो चौथा जो अंग आता है वो आता है दुर्ग। दुर्ग का मतलब ये मान के चलिए किले, फोर्टिफिकेशन। देखिए जो दुर्ग है ना, देखिए यहाँ पे मैंने डिफेंसिव लिख रखा है, मगर डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों में काम आता है दुर्ग। क्यों? दुर्ग जैसे मान लीजिए ये राज्य है, तो दुर्ग ये बताता है कि ये इस राज्य की सीमा है, ये जितने भी दुर्ग हैं। अगर आप मूवी देखेंगे तानाजी, तो वो भी एक दुर्ग की ही लड़ाई है, एक किले की ही लड़ाई है कि ये वाला किला अगर हम हथिया लेते, ये दुर्ग हम हथिया लेते, तो हम बहुत नज़दीक पहुंच जाएंगे। इससे हम डिफेंस कर सकते हैं राज्य का और सेफ गार्ड कर सकते हैं राज्य को।
कौटिल्य यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि हमें जो राज्य है, जो जनपद है, उसको फोर्टिफाई करना पड़ेगा, या फिर उधर जो सीमाएं हैं, जो क्षेत्र है, उसमें हमें किले बनाने पड़ेंगे। और ये किले कैसे हो सकते हैं? खुद भी कंस्ट्रक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। जिसमें एक तरफ वो बात करते हैं औदक की, औदक यानी जल से घिरा हुआ, या पर्वत या माउंटेन से घिरा हुआ। खेती हो, उत्पन्नता हो, ऐसे ऐसी 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 चीजों का निर्माण करना। डैम्स की बात करते हैं। जैसे कि अगर हम दुर्ग में देखें तो दो सेगमेंट की बात करते हैं। एक तो दुर्ग निवेश की बात करते हैं और दुर्ग विधाना की बात करते हैं। दुर्ग निवेश और दुर्ग विधाना। दुर्ग निवेश में ये होता है कि प्लान करना, कि जो कैपिटल है उसको प्लान करना कि हम किस तरीके से ये प्रोटेक्ट करेंगे, इसके अंदर निवेश करके। दुर्ग निवेश किसके लिए? प्रोटेक्ट करने के लिए। और दुर्ग विधाना में क्या है कि जो क्षेत्र है उसमें हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे चीजें बनाएंगे जिससे जो खेती है, जो उत्पन्न उर्वरकता है, वो बढ़े। और देखिए ये जो फोर्टिफिकेशंस हैं, ये दो हमारे जो राज्य के जो पर्पस हैं उसको प्रमोट करते हैं। पहला तो ये है कि ये लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। और दूसरा ये राज्य की सुरक्षा और राज्य को ऑफेंसिव और डिफेंसिव स्ट्रेटेजीज बनाने में मदद करते हैं। पांचवा जो है कोश यानी ट्रेजरी, धन या वेल्थ कह लीजिए। देखिए वेल्थ इज पावर, ठीक है। मनी इज पावर, ये कौटिल्य जानते हैं। वेल्थ इज पावर। तो ये बात करते हैं कि राजा को हमेशा अपने जो कोष है उसको निरंतर बनाए रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो राज्य का जितना भी कल्याण है वो सब उसके कोष पे ही नियंत्रित रहता है। आर्मी को मेंटेन करने के लिए भी कोष की ही जरूरत है। ये जो कोष को बढ़ाने के लिए जो कौटिल्य बोलते हैं, ये नहीं है कि किसी दूसरे किंगडम पे आप हमला कर दें और वहां से सारा चीज लूट लें। नहीं, जो मीन्स होना चाहिए जो वेल्थ को क्रिएट करने के लिए या फिर जो धन इकट्ठा करने के लिए, धन लाने के लिए, वो हमेशा लेजिटिमेट होना चाहिए। तो ऐसे राज्य जहां पे धर्म का पालन नहीं है, तो कौटिल्य ये सलाह देते हैं कि उसे अटैक करके राजा जो विजुजिशु है, जो स्वामी है, वो उसे एक्वायर कर ले और जितना भी प्रॉपर्टी है उसको अपने अंडर में ले ले और लोगों वहाँ पे उस स्थान पे धर्म और दंड का स्थापना करे। और दूसरा मीन्स क्या है कि और ये सारे लेजिटिमेट और सही धार्मिक तरीके से धन अर्जित होना चाहिए। दूसरा है रिवेन्यू कलेक्शन, कि जो कौटिल्य बहुत तरीके के टैक्स की बात करते हैं। लैंड टैक्स हो गया, या फिर जो वस्तु और सेवाओं के कर की बात करते हैं। इन सब टैक्सों के माध्यम से भी जो आयात और निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे भी टैक्स, इन सब की बात करते हैं। तो इन सब से हम जो राज्य का जो कोष है उसको समृद्ध कर सकते हैं। उसके बाद जो सिक्स्थ है वो है दंड, ठीक है, जिसको बल भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इससे ना आप अपने बाहर के राज्यों और अंदर के राज्य, अंदर डोमेन और आउटर डोमेन में दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं दंड के माध्यम से। तो बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं, ये बात करते हैं कि हेरिडेटरी आर्मी होनी चाहिए। और देखिए जो आर्मी होती है वो हमेशा हेरिडेटरी ही होती है, यानी वंशानुगत होती है। ये तो मॉडर्न टाइम है जहाँ पे ये जो मॉडर्न नेशन स्टेट का आइडिया है, बट अगर हम देखें जो आर्मी होती है वो हमेशा हेरिडेटरी होती है, वंशानुगत होती है। क्योंकि जो ट्रस्ट होता है, जो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है आर्मी की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हेरिडेटरी इसमें मदद करती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आज के टाइम पे तो जो नॉलेज है वो बहुत जगहों से हमें प्राप्त हो जाती है, बुक्स के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। मगर पहले के ज़माने में इस तरीके से ऑर्गेनाइज चीज़ें नहीं थी। तो जो नॉलेज होती थी वो कई बार कास्ट के अंदर रहती थी, क्लैन के अंदर रहती थी, वंश के अंदर रहती थी। उस नॉलेज को सीखने के लिए बहुत टाइम लगता था। और वो जो अगर कोई व्यक्ति उसी हेरिडेटरी से आ रहा है, उसी समाज से आ रहा है, तो बहुत जल्दी चीज़ों को समझ लेता था।
तो आर्मी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बल जिसे बोलते हैं, जिसे आर्मी यहाँ पे दंड का मतलब यह है कि जो राज्य है, राज्य के अंदर भी जो लोगों को नियंत्रित करने के लिए भी हमें दंड की जरूरत है, पनिशमेंट की जरूरत है। तो आर्मी एक तरह से राजा की एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि उसको जितना भी काम है वो एक 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 बल के माध्यम से ही कर पाता है, और वो बल आर्मी उपलब्ध कराती है। अगर हम देखेंगे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि आर्मी का किस तरीके से रख रखाव होना चाहिए, मेंटेनेंस किस तरीके से होगा। दूसरा, हम वो आर्मी में बहुत तरीके की आर्मी की बात करते हैं, एलिफेंट होने चाहिए, चैरियट्स होने चाहिए, नेवल फोर्सेस होने चाहिए, बहुत तरीके की आर्मी की बात करते हैं, रथ वाले होने चाहिए, पैदल चलने वाले सैनिक होने चाहिए, घुड़सवार होने चाहिए, शास्त्रागार होने चाहिए। तो इन सब की बात करते हैं कौटिल्य दंड के अंतर्गत। जो सप्तांग सिद्धांत है उसमें जो अंतिम है वो है आपका मित्र या सुरहित, या फिर जिसे अलायंस बोल सकते हैं। अब देखिए, आज के टाइम पे तो आपके पास अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर जो कौटिल्य है उनके राज्य में, राज्य को दूसरे राज्य से क्रिया करने के लिए मित्र हमेशा जरूरी है। मित्र को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, कि एक राज्य खुद अपने आप को अकेले ही प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, उसको मित्र की आवश्यकता होती है। तो इसलिए मित्र जो है फॉरेन पॉलिसी या इंटरनेशनल रिलेशन आज के संदर्भ में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कौटिल्य बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है मित्र होना, जिसमें वो दो तरीके की मित्र की बात करते हैं। एक होता है सहज मित्र और एक होता है कृत्रिम। देखिए, यहाँ पे जो सहज मित्र है उसका मतलब यही है कि नेचुरलाइज, कि ऐसा मित्र देश जो बहुत पुराने टाइम से आपका मित्र बना हो, एकदम विश्वास वाला देश हो। और जो कृत्रिम है वो केवल और केवल आप अपनी संपत्ति, अपने जीवन को बचाने के लिए कई बार रणनीतिक तौर पे हम दोस्त को बनाते हैं, तो कृत्रिम दोस्त की भी बात करते हैं। ठीक है। और कौटिल्य हमेशा से अपने राज्य को बहुत शक्तिशाली बनाए रखना चाहते थे, तो इसीलिए उन्होंने मित्र को एक राज्य के इंपॉर्टेंट अंगों में से एक माना है। कौटिल्य है वो हमेशा सहज, जो नेचुरल है, जो प्राकृतिक संयोगी है, उनको ज्यादा महत्व देते थे, क्योंकि वो भरोसेमंद होते हैं। तो ये जो 7 सिद्धांत हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, इन 7 सिद्धांतों का जो प्राचीन समय में जो राज्य है, इन 7 सिद्धांतों के हिसाब से गठन होता था राज्य का। अगर देखें, अगर हम आज के टाइम पे भी देखें, तो यही सब चीज़ें भी मॉडर्न टाइम में ही है। जो स्वामी है आज के टाइम पे क्या है, वो आपका एक तरीके से ये मान लीजिए सॉवरेन है, प्रभु है, कॉन्स्टिट्यूशन उसको लिख सकते हैं आप, जो है। उसके बाद जो अमात्य है, अमात्य आपका पूरा जितना भी प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्वामी को अगर हम राष्ट्रपति भी मान लें अगर स्टैंप के तौर पे, और अमात्य जितने भी जो डिसीजन लेने हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये जितने भी लोग हैं, प्रधानमंत्री, ये सब यहाँ पे आ जाते हैं। जनपद वही आपका टेरिटरी और पॉपुलेशन हो गया। दुर्ग आपका जितने भी आपकी जो सीमाएं हैं, जो आर्मी जहाँ जहाँ पे है, कोस जो फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो आज के टाइम पे भी अगर हम देखें तो राज्य में ये सब चीज़ें हैं। मिलिट्री मॉडर्न टाइम में भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, और वहीं जो मित्र हैं वो आज के टाइम पे भी। तो ये जो एंशिएंट टाइम में जो राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन मिलता है, तो आज भी उस स्वरूप में नहीं है, मगर उसी सेंस में राज्य एक तरह से निर्मित हो रहा है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है, मोनार्कल स्टेट है। आज के टाइम पे जो है वो डेमोक्रेटिक स्टेट है। ठीक है, जहाँ पे जो लोग हैं वो नियुक्त कर रहे हैं अपने स्वामी को। और यहाँ पे क्या है, जिसके अंदर वो काबिल है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो सेंट्रलाइज कर सकता है, जो राज्य को प्रोटेक्ट कर सकता है, वो राजा बन रहा है। अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आप अपने सुझाव लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।